इसके पहले के लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्राचीन इतिहास देखा था, जिसमें आपने हड़प्पा सभ्यता देखा, उसके बाद वैदिक सभ्यता देखा, बराबर, उसके बाद मौर्य साम्राज्य काल देखा, महाजनपद काल देखा। इस तरीके से हमने प्राचीन इतिहास में पढ़े। गुप्त साम्राज्य तक हमने क्या किया? पूरा पढ़ाई किया। अब आपका आता है मध्ययुगीन इतिहास। कौन सा इतिहास? मध्ययुगीन इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। पिछले लेक्चर में हमने प्राचीन इतिहास का पढ़ा था। अब मध्ययुगीन चालू होगा आपका। तो इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा, पहली सदी में, ये तो पहली सदी जो है वो प्राचीन इतिहास का भाग है, पर एक चीज बताना चाहूंगा। अभी मैंने हिंदू धर्म का जब मैंने बताया था, हिंदू धर्म स्टार्ट हुआ था 3102 ईसा पूर्व में, जिसे हम कली संवत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? संवत मतलब क्या होता है? स्टार्ट कब से हुआ? तो ये बोलते हैं कली संवत 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन से ईसा पूर्व में? 3102 ईसा पूर्व। इसमें किसी को डाउट है? एक और कैलेंडर चलता है हिंदू में 57 ईसा पूर्व में, विक्रम संवत उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संवत मतलब किसी राजा ने इस कैलेंडर को चालू किया था। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के बाद इस संवत की स्थापना की थी, जो 57 ईसा पूर्व है। कौन सा पूर्व है? 57 ईसा पूर्व। ये हिंदू का कैलेंडर है। सब धर्म पे आऊंगा, टेंशन मत लो। ये हिंदू का कैलेंडर है। सबसे प्राचीन कैलेंडर बेटा ये हमारा है, 3102 ईसा पूर्व। इसको किसने चालू किया था? बोलते हैं कि अभिमन्यु, मालूम है? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित ने इस संवत को चालू किया था। परीक्षित ने। उसके बाद आता है विक्रम संवत, जो कि 57 ईसा पूर्व है। कहीं कहीं 58 ईसा पूर्व आ जाता है, वो लफड़ा रहता है, पर लगभग हर जगह 57 ईसा पूर्व ही रहता है। तो कभी 58 देख लो तो ये मत बोलना सर ने गलत पढ़ा दिया, वो है वैसा 57 या 58 ईसा पूर्व हर जगह। बस नॉर्मली सही जो है 57 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व ध्यान में रखना, जब ईसा मसीह पैदा भी नहीं हुए थे। ये तो हिंदू कैलेंडर है। अब आते हैं क्रिश्चियन कैलेंडर, जिसको दुनिया आज फॉलो कर रही है, जिसे हम बेटा ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। कौन सा कैलेंडर कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ये पहली सदी से चालू हुआ, जब हमारे जीसस पैदा हुए थे बेथलेहम में। कौन से? बेथलेहम में पैदा हुए, पहली सदी में वो पैदा हुए थे। और जब वो पैदा हुए उसी साल से इस कैलेंडर की स्थापना हुई, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। इसमें किसी को डाउट है? ये क्लियर हुआ? पहली सदी में कौन पैदा हुआ था? जीसस। तभी से कैलेंडर को ईसवी, ईसा पूर्व बांटा गया। ये प्राचीन इतिहास में आता है। अभी तक जितना पढ़ा आपने, कौन सा इतिहास पढ़ा? प्राचीन। अब आपको कौन सा पढ़ना है बेटा? माध्यमिक इतिहास। कौन सा इतिहास? माध्यमिक इतिहास में सबसे पहला अब आते इस्लाम धर्म के ऊपर आते हैं। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब को बोला जाता है। किसे कहा जाता है? मोहम्मद पैगंबर साहब। कौन? एक साथ कौन? मोहम्मद पैगंबर साहब। वो साहब मैं बोल रहा हूं, उनका नाम मोहम्मद पैगंबर ही है। बोलते हैं कि उनका जो वो पैदा कब हुए थे? 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। पैगंबर साहब कब पैदा हुए? 570 ईस्वी बोल रहा हूं। कौन से ईस्वी में? 570 ईस्वी में ये पैदा हुए। कहां पर? अरब में। कहां पर? अरब में। उसके बाद इन्होंने 595 में शादी की। किसमें? 595 ईस्वी में। ध्यान से सुनते रहना बेटा। 595 ईस्वी में इन्होंने शादी की। इनके पत्नी का नाम खदीजा था। क्या नाम था? खदीजा। इनके पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। इन्होंने उनसे शादी की और उसके बाद जब यह 612 ईस्वी में, 622 ईस्वी में एक इन्होंने भी अपना एक कैलेंडर स्टार्ट किया, जिसका नाम था हिजरी संवत। क्या नाम है? ये इस्लाम धर्म का कैलेंडर है।
जिसको कब स्टार्ट किया गया था? 622 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 622 ईस्वी में। जब ये कब क्यों चालू किया गया था? जब मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना में जब गए थे, उस अवसर पर इन्होंने इस कैलेंडर को स्टार्ट किया था। ये हमारे मुसलमान भाई लोग फॉलो करते हैं। जैसे हिंदू लोग विक्रम संवत और कली संवत को फॉलो करते हैं, संवत में यहां बिंदी है ऊपर, उसी प्रकार हिजरी संवत मुसलमान लोग फॉलो करते हैं। किसी को कुछ डाउट है इसमें? ये यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही पहले आदमी थे, इन्होंने ही संस्थापना की थी इस्लाम धर्म की, और आज पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म फैला हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ, हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार 2080, ये विक्रम संवत के हिसाब से चल रहा है। अगर कली संवत लोगे तब 5000 में और ऐड करो, 5000, अभी कौन सा चल रहा है? 2023, 5123, 51,023 कुछ चालू है समथिंग, कली संवत के हिसाब से हमारा कैलेंडर जो है। और आप जो बोल रहे हो वो विक्रम संवत के हिसाब से बोल रहे हो, ये विक्रम संवत है। इंडियन गवर्नमेंट कौन सा फॉलो करती है? ग्रेगोरियन नहीं फॉलो करती। इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय जो हमारी सरकार है, वो शक संवत फॉलो करती है। हाँ, शक संवत कभी देखना, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कभी देखा रहेगा तो आएगा, जो कि 78 ईस्वी तक है। इसको कुषाण वंश के कनिष्क ने प्रारंभ किया था अपने राज्याभिषेक में। कनिष्क बहुत प्रसिद्ध राजा था। देखो उतना समय नहीं कि मैं तुमको बता दूं सब उनका भी, क्या कनिष्क कौन था, कैसे थे। ईस्वी में बोला है, ईस्वी में 78 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में? 78। इसे इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करती है। हाँ, इसको याद रखना, इंडियन गवर्नमेंट कोई भी नहीं फॉलो करती, बस यही शक संवत फॉलो करती है। अगर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 78 है। 78 मतलब 100 में से 78 गया तो कितना बचता है? 22। तो अभी के हिसाब से 78 साल, 2022 चल रहा है, 2023 चल रहा है, 78 साल उसमें घटा दो। आज इंडियन गवर्नमेंट का वो साल चालू है। चलो ठीक है, ये सब तो हो गया, हमारे इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ लिया। अब आते, ये स्थापना हुई थी, उसके बाद से आपका मध्ययुगीन इतिहास चालू होता है। ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी में कलहड़ द्वारा लिखित राज तरंगिनी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। कश्मीर भारत का जन्नत। देखो 12वीं शताब्दी में कलहड़ के द्वारा, कलहन बोलो इसको, कलहन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। क्या नाम था उसका? रिक्त स्थान में आएगा बेटा बोर्ड में, इसको अंडरलाइन कर लो। राज तरंगिनी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। इतिहास का लेखन किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है, इस आधुनिक अवधारणा से यह ग्रंथ मेल रखता है। बोलते हैं कि इतिहास के लेखन को, हम इतिहास को ऐसे कैसे लिखें कि यह वैज्ञानिक पद्धति को मैच कर जाए, ये साइंटिफिक मेथड को मैच कर जाए। उस चीजों को ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ का निर्माण किया गया था। नाम क्या था इसका? एक साथ, किसके बारे में लिखा गया इसमें? किसके बारे में? किसने लिखा है? कलहड़ ने। किसने? इसमें अनेक उकेरे हुए लेखों, सिक्कों, प्राचीन वस्तुओं के अवशेष, राजवंशों के अधिकृत विवरण, अंकन, स्थानीय परंपरा जैसे साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में हमें, ठीक है चलो देखो, इनमें अनेक उकेरे हुए लेख लिखे नहीं गए हैं, उकेरे गए हैं। उकेरे मतलब आहत करके बनाए गए हैं। सिक्के भी थे, प्राचीन वस्तुओं के अवशेष भी थे। अवशेष मतलब बचा हुआ चीज, बचा कुचा, जो बचा कुचा था उसमें लिखा। समझ में आ रहा? पूरा जैसे का वैसा नहीं, कुछ अवशेष थे, पर वो कैसे थे? प्राचीन। आगे ध्यान दो। राजवंशों के अधिकृत विवरण, अंकन और स्थानीय परंपराओं जैसे, बोलते राजवंश भी था, कौन सा वंश चलता था उस समय, कैसा क्या माहौल था, उसके बारे में पूरा विवरण है। विवरण मतलब पूरा उसमें लिखा हुआ है। स्थानीय परंपरा का भी, सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है, सबका अपना अपना रिवाज होता है, सबका अपना रीति होता है,
वो सब कुछ इस पुस्तक में लिखी हुई थी। उस पुस्तक का नाम क्या है? क्या नाम था? राज। किसके बारे में लिखा है? किसने लिखा है? याद रखना, जैसे साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने मैंने इस ग्रंथ की रचना की, ये सब चीजों के बारे में एकदम ध्यान से पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? ध्यान से, विश्लेषण करके, एकदम जितना हो सके उतना डीप स्टडी करके उसने इस पुस्तक का नाम लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम क्या है? किसने लिखा है? किसके बारे में? और इसमें क्या लिखा हुआ है? सिक्कों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और उस समय की परंपराओं के बारे में एकदम विश्लेषणात्मक पद्धति से लिखा गया है। बेटा अगर पूछ लिया टिप्पणी लिखो में राज तरंगिनी, टिप्पणी लिखो 2 नंबर के लिए। अगर समझो आता नहीं, तुम्हारा नसीब खराब है, आ गया। इसलिए बोलते लेक्चर में ध्यान दो। अगर याद रहेगा तो आप लिखोगे इस पुस्तक को कलहन के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में कश्मीर का विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। इसमें राजाओं के बारे में, सिक्कों के बारे में, उनके परंपराओं के बारे में एकदम गहन अध्ययन किया गया है। और इस पुस्तक को बनाने का उनका यह कारण था, उन्होंने इतिहास लेखन को वैज्ञानिक पद्धति से लिखने का प्रस्तुत करने की कोशिश की है। खत्म, 2 नंबर मिल गया। 4 पॉइंट। जब सबसे पहली बात तब जब लिखोगे ना, इस पुस्तक को कलहन के द्वारा लिखा गया, अंडरलाइन कर दो कलहन, समझ जाएगा, तुमको मालूम है। क्योंकि ये टॉपर ऐसे ही होते हैं, टॉपर लेक्चर्स में ध्यान देते हैं। क्योंकि बोर्ड में क्या पूछ ले कुछ भरोसा नहीं। तुम्हारे जरूरी थोड़ी एक्सरसाइज ही आए, वही पूछ ले राज अतंगिनी के बारे में लिखो, फिर बोलोगे भगवान कहां से आ गया, ये तो पहली बार सुना है। पर देखो कितना इजी तरीके से हो गया, हुआ कि नहीं? कुछ एक्स्ट्रा मैं कुछ इधर देखा, राज रतनगिरी कलहन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक में कश्मीर का विवरण किया गया है। इस पुस्तक का बनाने का उद्देश्य यह था कि इस इतिहास लेखन को वह वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुत करना चाहते थे। कलहन ने इस पुस्तक में राजाओं के बारे में, सिक्कों के बारे में और वहां उस समय की परंपराओं के बारे में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है और इस पुस्तक में वर्णन किया है। खत्म। 4 पॉइंट से ज्यादा ही हो गया मेरे को लग रहा है। क्लियर है ये? आगे देखते हैं। अब मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम शासनकर्ताओं के दरबार इतिहासकार थे। अब मुस्लिम शासन जब स्टार्ट हुआ, बोलते सबसे पहला मीर कासिम आया था, सबसे पहला भारत पर आक्रमण करने वाला। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था मीर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम नाम था उसका। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, ऐसा माना जाता है। और उसने आया, जजिया कर लगा दिया। कौन सा कर? जजिया कर। इस तरीके से सबसे पहला आक्रमण ये लोग ने किया। तुमको क्या लगता है? बोला मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया एक कर है जो नॉन मुस्लिम के ऊपर लागू होता है। कर इंटरेस्ट, टैक्स। जजिया नाम है उसका, जजिया कर। जजिया कर उसका नाम है, वो जो नॉन मुस्लिम के ऊपर लगता था। हाँ, आगे देखते हैं। उनके इतिहास लेखन पर अरबी और फारसी इतिहास लेखन की परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। देखो पहले बात, मुस्लिम शासनकर्ता जब होते थे उनके दरबार में इतिहासकार होते थे। जो वो बोलेंगे, जो वो करेंगे, वो इतिहासकार पुस्तक लिख देते थे और उस समय का एकदम भरपूर मात्रा में वर्णन करते। बेटा इस्लाम धर्म की स्थापना 622 ईस्वी में हुई थी, मानता हूं, तो भारत में 622 में नहीं आ गए थे। पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में हुआ था, सफल नहीं हुआ, फिर भी हो गया था, आ गया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि भारत में मुसलमान आ गए थे, वो टाइम पे नहीं आए थे। भारत में मुसलमान आने के सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है, उसका नाम है मोहम्मद गौरी साहब। कौन है? मोहम्मद। पर ऐसा माना जाता है इनके सहयोग से, पर इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ये गुलाम वंश का शासक था। आएंगे अभी दिल्ली सल्तनत पे जब आऊंगा तब आपको बताऊंगा ये कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कुतुब मीनार। अभी बोलना नहीं कहां है ये कुतुब मीनार, कहां है मालूम है ना? कहां है कुतुब मीनार? हाँ, आगे देखो।
मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों में जियाउद्दीन बरनी महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता है। ये जियाउद्दीन बरनी ये बहुत बड़ा इतिहासकार था। कौन था? इतिहासकार। कौन था? इतिहासकार। उसके द्वारा लिखित तारीखे फिरोज शाही में उसने इतिहास लेखन का उद्देश्य स्पष्ट किया है। फिरोज शाह के ऊपर इसने बुक लिखा था जिसका नाम है तारीखे फिरोज शाही, पुस्तक का नाम है। लिखा किसने है बेटा? जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी। पुस्तक का नाम तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही। किसने लिखा है? किसने लिखा है? कलहड़ ने कौन सा बुक लिखा था? राज। किसके ऊपर? आगे देखते हैं। उसके मतानुसार इतिहासकार का कर्तव्य केवल शासकों के पराक्रम का, उनकी कल्याणकारी नीतियों का वर्णन करके पूर्ण नहीं होता। ये जो हमारे बरनी साहब है, जियाउद्दीन बरनी साहब है, यह बोलते हैं कि हमने इतिहासकार जो होते हैं वो उस समय के राजा के ऊपर, उस समय के शासक के ऊपर, सुल्तान के ऊपर लिखना ही उनका उद्देश्य नहीं होता कि जितना हो सके बढ़ चढ़ के मुंह बोली लगा दे, एकदम जितना हो सके प्रशस्ति कर दे राजा का। ऐसा काम नहीं होता। क्या होता है? अपितु उनके दोषों और त्रुटिपूर्ण नीतियों का विश्लेषणात्मक इतिहासकार को करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। बोलते हैं उनकी तारीफ लिखो। सब में क्या सिर्फ तारीफ ही, सब में क्या सही अच्छा ही होते हैं? सब नहीं, कुछ बुराइयां भी होती है। बोलते राजा की अच्छाइयां भी दिखाओ तो बुराइयां भी दिखाओ। उन्होंने ऐसे कौन से नियम पारित किए थे जिसके वजह से वो असफल हो चुके थे, वो सब भी दिखाओ, पर सचमुच का दिखाओ। ऐसा नहीं कि राजा के डर से आपने इतिहास में कुछ भी लिख दिया। समझ में आ रहा है? आप तो गलत हो ही रहे हो और उसको पढ़ने वाला भी गलत हो रहा है। आगे देखो क्या है। यही नहीं बल्कि संबंधित कालखंड के विद्वान व्यक्तियों, अध्ययनकर्ताओं, साहित्यकारों और संतों का सांस्कृतिक जीवन पड़े प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए। बोलते हैं कि राजा के ऊपर आपने फोकस किया, राजा गलती क्या किया उसने फोकस किया, राजा का कौन से गलत नियम थे उसके ऊपर फोकस किया। बोलते उसके अलावा भी विद्वान व्यक्ति उस समय कौन थे उनके बारे में भी पढ़ो, उस समय विद्वान कौन था। उसके बाद अध्ययनकर्ता, कौन से लोग अध्ययन करते थे अलग अलग विषयों पर, उसके बारे में लिखो। साहित्यकार, साहित्य के ऊपर लिखने वाले, उनके बारे में लिखो। उसके बाद संतों का सांस्कृतिक जीवन, आप संतों के ऊपर भी लिखोगे, संत कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, वो कौन से धर्म कैसे क्या रहते थे, उनके बारे में भी आपको पुस्तक में लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या हो? इतिहासकार हो। क्या हो? आप किसी एक धर्म के ऊपर लिख सकते नहीं हो। और इतिहासकार देखो, एक टीचर, एक शिक्षक के नजर में सब एक समान होते हैं, कोई कुछ नहीं। आप बस मेरे लिए क्या हो? इंसान हो, मेरे छात्र हो, कोई धर्म विरम नहीं है। उसी प्रकार इतिहासकार का भी यही धर्म है, यही कर्म है कि जब वो लिखे सबको एक समान मात्रा में देखे, किसी को बढ़ा के किसी को चढ़ा के ना लिखे, जो वास्तविकता है उसी को लिखे। जीवन पर पड़े प्रभाव को भी ध्यान देना चाहिए। उसके वजह से जो जीवन पर प्रभाव पड़ रहा था, बरनी की इस विचारधारा का इतिहास लेखन की व्याप्ति को अधिक विस्तार प्राप्त हुआ। और जब इन्होंने ये सब बताया तो इतिहास जो लेखन में और ज्यादा बढ़ोतरी आ गई। तो बरनी साहब क्या बोलते हैं कि इतिहासकार जो होते हैं उनका कर्तव्य सिर्फ राजा महाराजा का दुनिया भर का तारीफ नहीं होता है कि धर के एकदम तारीफ धर दिए। उनके पुस्तक का नाम क्या था? तारीखे बरनी द्वारा लिखित पुस्तक तारीखे फिरोज शाही में उन्होंने विश्लेषणात्मक वर्णन किया है कि इतिहासकार का कर्तव्य सिर्फ धई के बड़बड़ाई नहीं करना है राजा का, बल्कि उसके दोषों को भी दिखाना है। उसने ऐसा क्या किया जिससे लोगों का नुकसान है वो भी दिखाना है। इसके अलावा भी उस समय कैसे लोग थे, अध्ययनकर्ता कैसे थे, पढ़ने लिखने वाले कैसे थे, अलग अलग धर्म के लोग कैसे थे, उस समय का समाज कैसा था, उसका भी अच्छे से वर्णन करना है। तभी जाके इतिहासकार और इतिहास लेखन को मदद मिलती है। इस तरीके से उन्होंने बरौनी साहब ने बोला।
इसके पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? कलहड़ के बारे में। अब कौन से पढ़े हमने? कलहड़ का बुक का नाम क्या था? कश्मीर के बारे में था उसमें। और इन्होंने किसके कौन सा बुक लिखा था? उसने बोला कि इतिहास लिखते कैसे हैं, इतिहासकार को कर्तव्य क्या होता है, इस बरौनी साहब ने हमें बताया। क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट है? आपको समझ रहा है बेटा? आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। आगे देखते, मुगल शासक के दरबार में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति करने और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने का विशेष महत्व प्राप्त हुआ। पहले क्या होता था, कोई भी राजा महाराजा, जब राजा महाराजा आते तो उनकी स्तुति होती थी, अरे ये सम्राट, सम्राटों के सम्राट, इसको पराजित करने वाले, पूरी दुनिया जीतने वाले पधार रहे हैं। दुनिया भर का स्तुति करेंगे, दुनिया भर का पूजा करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर गटैया काट के दे देंगे तुमको, जाओ। स्तुति करना बहुत जरूरी, क्योंकि वो पागल होता है राजा, बुद्धिमान होता तो राजा नहीं बनता। राजा क्योंकि उनको तारीफ सुनने का बहुत शौक होता है, बहुत, तो वो क्या करते थे, उसकी स्तुति, अरे स्तुति मतलब दही के पूजा पाठ नहीं कर, जय हो अकबर महाराज की, वो नहीं, स्तुति मतलब उनकी बड़ाई करते थे और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करते थे, अपनी निष्ठा के अच्छे से। कुछ लोग बढ़ चढ़ के बोलते, समुद्रगुप्त था, श्रीगुप्त, अपना चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त, अरे बाप रे बाप, उसने तो इतनी उपाधि ली थी, राजाओं को राजा मारने वाला, चारों तरफों का, चारों दिशाओं का, दुनिया भर का, और वो था भी वैसा कुत्ता आदमी, तो उसको रोके नहीं तो पूरी दुनिया जीत लिया होता। उसे भारत का नेपोलियन कहते। नेपोलियन एक शासक था जिसको 5-6 देश लोग मिल के 1815 में हराए थे नेपोलियन को। सोच लो, अकेले किसी की बस में ही नहीं था, हरा दे उसको, इसीलिए उसको भारत का वो बोलते हैं। शेक्सपियर के बारे में पढ़े हो? विलियम शेक्सपियर, ये इंग्लिश बहुत बड़े बाहर के हैं। हमारे भारत के विलियम शेक्सपियर कालिदास को माना जाता है। किसको माना जाता है? कालिदास। पढ़ो कालिदास के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए जाने वाले वर्णन में सटीक काव्य छंद सुंदर चित्रों का अंतर्भाव करने की प्रथा पार। इन्होंने, ये मुगल शासक के इतिहासकार क्या करते थे मालूम है? ये उनके बारे में लिखते भी थे और चित्र भी निकाल देते थे। चित्र निकालने की जो प्रथा स्टार्ट हुई, यहीं से स्टार्ट हुई। जो उनको समझ में आता था वो चित्र प्रदर्शित कर देते थे। समझ में आ रहा है? ये यहीं से स्टार्ट हुई है। इतिहास में चित्र बनाने का मुगल शासकों के इतिहासकार, वो लोग चित्र बना देते थे। जब मैं बोलता हूं मेरे मुंह आप देखो, काम अपना मत करो, नहीं तो फिर बहुत बढ़िया इतिहास है, फिर बोलोगे पता नहीं कौन देश से आ रहा है प्रश्न। वहां मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, आत्मचरित तुजुक ए बाबरी, उसे जो युद्ध लड़ने पड़े उनका वर्णन मिलता है। देखो अभी मुगल साम्राज्य घुस गया भारत में। इसके पहले बेटा दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला राजा दिल्ली सल्तनत का पहला राजा 1156 सदी में आया था। चौहान वंश मालूम है? पृथ्वीराज चौहान, वो 1165 में बने राजा। कौन से 65 में? 1165 में। तो जब पृथ्वीराज चौहान आए, राजा बने, तो उस टाइम पे हमारे गजनवी से मोहम्मद गौरी साहब आए। बताया था अभी मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी साहब आए, उसके बाद उन्होंने आक्रमण किया भारत में। सोचे भारत में आक्रमण करेंगे और इस्लाम धर्म की स्थापना यहाँ पे करेंगे। उनको नहीं मालूम था चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान हमारे दिल्ली सल्तनत पर बैठे हुए थे। क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज चौहान। तुमको मैं बताना चाहूंगा, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को ऐसा बहुत सारे साक्ष्य से प्राप्त होता 23 बार हराया था, 23 बार माफ कर दिया था कि जाओ माफ कर दिया, जाओ माफ कर दिया, जाओ माफ कर दिया। और वो बार बार जाता था और बार बार मोहम्मद गौरी हराता था। इतने बार हराया है। पर एक बात याद रखना, हरदम तुम ही नहीं जीतोगे, एक दिन तो आएगा दिन। और उसका दिन आया 1191 में, जब तराई का युद्ध हुआ पहली बार। 1191 पहला युद्ध हुआ, फिर हार गया बेचारा मोहम्मद गौरी। फाइनल था ये, अब इसका नसीब चमक गया।
और जब 1191 में हारा तो फिर से इन्होंने बोला मोहम्मद ये अपना पृथ्वीराज चौहान बहुत बहुत बनते थे, अब क्या बोलूं, महान राजा थे पर पागलपन किए, सबसे बड़ा पगलेपन यही किए। इस बार फिर उसको जिंदा छोड़ दिए, जाओ सब समाप्त करके तुम जाओ, मजा करो। ये इनके में महानता थी, महानता नहीं पागलपन था, इसको महानता नहीं बोलते। पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़े राजा थे पर क्या बोले, पगलेपन किए तो क्या करे अभी। तो 1191 में फिर से इनको छोड़ दिया। 1192 एक साल के अंदर रिकवर करके फिर आया मोहम्मद गौरी, और इस बार आया। इस बार राजा को ये संभावना ही नहीं थी कि ये वाला एक साल में आ जाएगा, और आया। और तराई का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, उसमें इसने धई के रगड़ दिया पृथ्वीराज चौहान को, बहुत जीत रहे थे। इस बार इसने रगड़ा तो छोड़ा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है ये कौन है, फिर उठेगा तब की बार तो समाप्त कर देगा मेरे को। तो पृथ्वीराज चौहान को इसने क्या कर दिया, रगड़ दिया। रगड़ दिया मतलब वही बंदी बना लिया, मारा नहीं, गया लेके अफगानिस्तान गजनी में लेके भाग गया। अब खोपड़ा तो उसका खसका ही था, क्योंकि भाई इतना बार हारा था, अब इसको भी पछतावा होने लग गया। और इसके सेनापति लोग हमेशा बोलते थे पृथ्वीराज चौहान को, मत छोड़ो मत छोड़ो। अरे हम छोड़ेंगे, हम राजा हैं। उठा लिया इसको। तो पृथ्वी के चरित्र पर पृथ्वी चरितम बोलते एक बुक लिखा था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। कौन? इन्होंने पृथ्वी राजरासों की रचना की थी। नाम क्या था पुस्तक का इनके? पृथ्वी राज, ये पुस्तक का नाम है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में इस पे लिखा हुआ है। नाम क्या है पुस्तक का? पृथ्वीराज रासो। और उसके लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई। नाम क्या था? नाम क्या था? ये इसके पृथ्वीराज चौहान की सभा में बैठने वाला एक बहुत बड़ा बुद्धिमान एक कवि था। कवि लिख दो, कुछ भी था, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखता था। और जिस पुस्तक में उसका पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या था? उसमें उसने वर्णन किया है। तो जब 1192 में जब ये हारे पृथ्वीराज चौहान, इसको उठा ले गया सीधा अपने इलाके में, बोला अब नहीं छोड़ूंगा इसको, मेरे को छोड़ दिया ना, तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो पृथ्वीराज चौहान की एक खासियत थी बेटा, वो सप्तवेदी बाण चलाते थे। आंख बंद भी कर ले, आवाज आ जाए, सिर्फ मार देंगे, बाण लग जाएगा, जहां है वहां लग जाएगा, सिर्फ आवाज सुन के। सप्तवेदी, शब्द सुनने के बाद भेद दो उसे कहते हैं शब्दवेदी बाण। किसी ने खुड़खुड़ भी किया, मार देते थे, लग जाता था। उनके पास यह शक्ति थी। पूरे इतिहास में सिर्फ दो ही व्यक्ति थे जो सप्तवेदी चढ़ाते थे, एक राजा राम के पिता दशरथ महाराज और एक ये सप्तवेदी। आज लोग देख के भी निशाना नहीं मार पाते, और ये आवाज सुन के मार देते थे। इसके पीछे भी एक इतिहास है, एक कहानी है, वो कभी बताना तुम्हें सुनाऊंगा। उनको वो शक्ति मिली कहां से, बताएंगे कभी। तो क्या सीन हुआ, तो एक दिन अफगानिस्तान उठा ले गए इसको, और जब अफगानिस्तान उठा ले गए तो उसको मालूम था। तो चंद्रबरदाई मालूम है ना, उसके कवि थे ना, वो भी गया पीछे पीछे, मैं भी जाऊं, मेरे महाराज है भाई। पहले के लोग बहुत ईमानदार, बहुत लॉयल होते थे, बहुत ऑनेस्ट ईमानदार होते थे, और इज्जत बहुत होती थी उनके अंदर। तो गया उसके पीछे। तो उसने ना राजा को बोल दिया कि देखो ये सप्तवेदी बाण चलाते हैं, तुम इनका आंख भी बांध दोगे ना, ये मार देंगे बाण। तो ना मोहम्मद गौरी को बड़ा इंटरेस्ट आया, बहुत बड़ा पागलपन करने वाला है वो भी, पगलापन तो किया, मान गया, बोलता मैं भी देखूंगा कैसे चलाता है इसने। पर मोहम्मद गौरी को तो खुन्नस था ही, लाया गरम गरम सैला लाया, डाल दिया उसके आंख में सीधा। किसके? आंख फोड़ना होता चक्कू बिक्कू मार देता, नहीं चक्कू नहीं मारना, गरम गरम सैला ही डालना है आंख में। डाल दिया आंख में सर सैला, खत्म आंख। अब आंख तो खत्म, चिल्ला रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, अब क्या करें, गलती किया है, बहुत महान राजा बन रहे थे, खत्म कर दिया तो राज जिंदा होते। तो अब बैठा, बोलता मारो अब बाण, तुम्हारा आंख बंद हो गया, अब मारो बाण मुझे। तो चंद्रबरदाई बाजू में खड़े बोलते हैं ठीक है, बस मुझे एक बात बोलना है हमारे महाराज से, मुझे बोल लेने दो, तुमको फिर कर देंगे। उससे क्या लगा, नहीं चल पागलपन है ऐसी, अरे बेटा कोई मानेगा, आवाज सुन के कोई बाण मार देगा, लग जाएगा निशाने पे, उसको भी भरोसा नहीं हुआ। तो फिर चंद्रबरदाई ने एक कविता कही, बोलती 4 बांस 24 गज, 4 बांस
24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, तापर है सुल्तान मत चूक चौहान। बोलते 4 बांस है। अब बैठा कितने ऊंचाई पे राजा बैठा उसके बारे में बता रहे हैं सुल्तान, क्योंकि वो आवाज तो करेगा नहीं राजा, तो उसको बता रहे हैं अनुमान। बोले 4 बांस है जो कि 24 गज है, उतने ऊंचाई पे सुल्तान बैठा है। 4 बांस 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, नाप के हमने बताया कि 4 बांस 24 गज के ऊपर है सुल्तान, ये तो पता चल गया। फिर बोलते आगे क्या, तापर बैठा है सुल्तान, उतने ऊंचाई पर सुल्तान बैठा है। और मत चूक चौहान, चूकना नहीं चौहान, खत्म कर देना। और जैसे ही सुना बस मारे बाण उड़ गया सुल्तान। सुल्तान साहब गीलो। और इधर फिर चंद्रबरदाई ने उनको भी मार दिया और खुद भी मर गए। इस तरीके से चौहान साहब की ये, फिर जब वो मरे फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। तो मोहम्मद गौरी का एक बहुत पहचान वाला बहुत प्रिय शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे गुलाम वंश का बोलते हैं। तुर्की शासक है ये, पर गुलाम वंश बोलते हैं। गुलाम वंश इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा इसका चहीता था, किसका, मोहम्मद गौरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर दिल्ली सल्तनत पर स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर इल्तुतमिश आया, उसकी बेटी रजिया सुल्तान आई। इस तरीके से फिर ये आया, तो अपना फिर ये लोग आए गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया। सबसे लास्ट में जो था लोदी वंश था। कौन था, लोदी वंश। बहलोल लोदी संस्थापक माना जाता है। लोदी वंश सबसे लास्ट था। उसके बाद 1526 में अब बाबर साहब आ गए, मुगल आ गए। आप देखो ये खत्म हुआ, दिल्ली सल्तनत आया तुम्हारे पास। अब दिल्ली सल्तनत के बाद आता है अपना बाबर, मुगल सल्तनत। अब बाबर साहब आए। मुगल भी बेटा, जो मुगल है ना, ये 2 है। मुगल का मतलब कोई नहीं बता, मुगल मुगल करता है। मुगल कौन है बेटा, मुगल की मां अलग है, बाप अलग है। मां अलग है और बाप, बाप का जो संपर्क है वो तुर्की से है। बाप का संपर्क तुर्की से, और मां जो है वो चंगेज खान से रिलेट करती। चंगेज खान मालूम है, बताया हूं, बहुत बड़ा शासक, बड़ा डेंजर आदमी था, बहुत डेंजर। वो भी 11वीं सदी में था, 11वीं सदी में, इसी सदी में था वो भी। इतना डेंजर, आज चाइना में हर 3-4 आदमी के अगर 3-4 बच्चे का ब्लड डीएनए किया जाए तो वो उससे ही मिलेगा। अब सोच लो कितना डेंजर था उसका। वो कि वो जीवन भर एक ही काम करता था। अब समझ सकते हो, बच्चे हो आप, एक ही काम था उसका, नाम था चंगेज खान। लड़के लोग को मार देता था, जितनी बच्ची सबको उठा लेता था घर के अंदर। इतना बड़ा डेंजर आदमी था। तो माता का संपर्क चंगेज खान से था, मुगलों का। तब से मंगोल शासक था वो। किसका शासक था वो, मंगोल शासक चंगेज खान नाम था उसका। उसका सपना ही था खत्म कर दूंगा चाइना को जीत करके, पूरा मध्य एशिया और चाइना जीतना है। इसलिए चाइना में आधा से ज्यादा पूरी आबादी है साला उसी के वंशज है। हर 4-5 आदमी को छोड़ दिया जाए तो एक आदमी उसी का वंशज है। अब सोच लो कितना महान काम किया है उसने अपने जीवन में। इतना डेंजर आदमी था। और इसकी मां का संपर्क कहां से था, मुगलों का। तो मंगोल से यहां 2 पति पत्नी मिले तो एक आदमी बना, एक धर्म, एक वंश चालू हुआ जिसे हम मुगल कहते हैं। बाप तुर्की, मां मंगोल। अब बन गया मुगल। अब मुगल के संस्थापक बाबर। क्या नाम है उनका, बाबर। तो बाबर की एंट्री कैसे हुई भारत में, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाबर की एंट्री हुई 1526 में। कौन, अरे 1500 बोल रहा हूं, 526 में। 1526 ही है, 1526। तो 1526 में आए, बोले अब मुझे भी राज करना है दिल्ली सल्तनत पे। तो उस समय आपको बोला दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोदी वंश का था, इब्राहिम लोदी बैठा था। बोलता है ठीक है। आए, इन दोनों में आक्रमण हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध, पानीपत का कौन सा युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में होता, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस मारा मारी हुआ, बाबर जीत गया। अब बाबर जीत गया तो गद्दी कौन बैठेगा, बाबर। अब मुगल सल्तनत आ गई। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, फिर अकबर, फिर अरे सलीम उलीम नहीं है, शाहजहां है। वो सलीम उलीम
कहने के लिए सिर्फ, अरे उतना पागल लड़का बनेगा सल्तनत में, मार भगा नहीं देंगे उसके अब्बू लोग। शाहजहां हमारे मालूम है ना, शाहजहां नहीं मालूम। तो इस तरीके से हमारा मुगल सल्तनत चालू हुआ। ये प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, इस तरीके से आपका चालू। अब आगे बढ़ते हमारे बुक पे आते हैं। साथ ही उसने जिन प्रदेशों की यात्राएं की उन प्रदेशों और शहरों का वर्णन, वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था, प्रथाएं, वनस्पति आदि के सूक्ष्म निरीक्षण का उसमें समावेश है। मतलब बहुत गरीब मुगल था, बहुत परेशान था। बाबर के बारे में खुद ही अपने बारे में लिख दिया बेचारे ने, किसी ने लिखा नहीं, खुद ही लिख दिया। उसके पुस्तक का नाम क्या है? तुजू के बाबरी। बहुत बेचारा परेशान था, कोई साथ नहीं दिया। तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी किसके बारे में लिखा हुआ है? ये लोग का बुक एकदम आसानी से याद रहेगा ना। बाबरी आया तो बाबर, फिरोज साहब वो आया तो फिर अलग, एकदम आराम से एकदम याद हो जाता है ना, क्योंकि उनके पुस्तक के आखिरी में उन्हीं का नाम है, तो समझ जाता है किसके बारे में लिखा है। अभी मैंने तुमको बोला था ना पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो किसका होगा? पृथ्वीराज चौहान। बुद्ध चरितम किसके बारे में रहेगा? बुद्ध के बारे में। इजी है एकदम। आगे देखते हैं। हाँ, बॉक्स को देखेंगे, पहले ये हो जाए। इतिहास लेखन की विश्लेषणात्मक पद्धति की दृष्टि से अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा ग्रंथ का विशेष महत्व है। अरे बाप रे, अकबरनामा में को 3 भागों में बांटा गया है। 3 जिल्द है, जिल्द बोला जाता है उसे, थोड़ा फारसी शब्द है ये। जैसे पार्ट बोलते हैं ना, 3 पार्ट में बांटा गया, पर उसमें फारसी में उसे जिल्द बोलते हैं। 3 पार्ट में भागा गया है, समझो। 3 पार्ट में अकबरनामा को बांटा गया था। तो पहला जो पार्ट था अकबरनामा के बारे में बता रहा हूं बेटा मैं। लिखा किसने है? अबुल फजल। अब्दुल खान नहीं, वो अपना स्टूडेंट नहीं, अबुल फजल नाम है इसका। क्या नाम है? अबुल फजल। तो ये साहब जी ने अकबरनामा लिख डाला। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले में अकबर के बचपन से लेकर के अभी तक का लिखा गया था। दूसरे में उसके पराक्रम को लिखा गया, और फिर तीसरे में आईने अकबरी थी। तीसरा पार्ट कभी सुना है आईने अकबरी? उस आईने अकबरी का मतलब होता है अकबर के जब था उस समय, उस इलाके में, उस समय उसके शासन व्यवस्था में कैसा क्या होता था, कैसे था, वो आईने के माध्यम से दिखा। मतलब बोलते ना आईना कैसा होता है? एकदम साफ सुथरा। उसी प्रकार से साफ सुथरा वर्णन किया गया था, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है। वो तीसरा जिल्द था, तीसरा पार्ट था अकबरनामा का। क्या नाम था? आईने अकबरी। क्या नाम था? आईने अकबरी। ये अकबरनामा है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, और बाबरनामा का बाबर है। बेचारा आके उसको कोई लिखा ही नहीं उसके बारे में। ये कौन है? अकबर है, बहुत महान ये भी राजा था, बहुत अच्छा था ये भी। इनका भी एक बार टकराव हो गया था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से इनका भी हल्दी घाटी युद्ध हुई है, पर बेचारे जीत नहीं पाए, उनसे हार गए। हाँ, पृथ्वीराज चौहान का हल्दी घाटी में इनका युद्ध हुआ था। अरे पृथ्वीराज चौहान बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, गलती हो गई। वो थोड़ा सा ना इसमें, अब अभी मैं बार बार पृथ्वीराज चौहान का नाम ले, इसलिए पृथ्वीराज चौहान निकल रहा है। पृथ्वीराज चौहान नहीं थे, महाराणा प्रताप थे। वो कौन थे? वो महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ इनके साथ, और उसमें विजयी हुए थे हमारे महाराणा प्रताप जी। पर ये बहुत अच्छा शासक भी है। अकबर भी बहुत अच्छा था। इसने ये जो आपका मैंने बोला था ना जजिया कर वगैरह, इसने हटा दिया था। बोलता अब कोई कर वीर नहीं होगा। बहुत महान शासक था अकबर भी। सबके अंदर गलत और अच्छी भावना होती है, वो तो सबकी है। इसकी ये भी बहुत अच्छा था, सब अच्छे थे। सबके अंदर दोनों चीजें होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी। अधिकृत रूप से जिस जानकारी का लेखन किया गया था उसके आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेज और कागजातों का सावधानी पूर्वक किया गया संकलन और उस जानकारी की विश्वसनीयता की कसकर और कड़ाई से की गई छानबीन अबुल फजल द्वारा अवलंबित अनुसंधान पद्धति थी। उस समय का जो भी सिस्टम था, जो भी निर्णय था, जो भी प्रशासन था, सब कुछ उसने आईने आपका ये अकबरनामा में लिख दिया था। किसने लिखा था? अबुल फजल। याद रखना बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें होती है इतिहास में। इतिहास लेखन में बहुत मदद करती है। बाबरनामा हो गया, अकबरनामा हो गया। इसका हुमायूं के बारे में दिया नहीं, बाबर का बेटा जो हुमायूं था उसके ऊपर ही पुस्तक लिखी गई थी।
तो इतिहासकार क्या करते हैं, इन सभी पुस्तकों को उठा के उनके बारे में अध्ययन करते हैं और फिर इतिहास को लिखते हैं। आगे देखते हैं, माना जाता है कि यह अनुसंधान पद्धति पूर्व ग्रहण हित और यथार्थवादी था। बोलते ये जो इसने पुस्तक लिखा अनुसंधान से लिखा, अनुसंधान मतलब क्या, उसमें प्रयोग वयोग नहीं, साइंस लैब नहीं लगा दिया है, बढ़िया से खोजबीन छानबीन की। बोलते पूर्व रहित, उसके पहले क्या था अकबर के और अकबर के समय क्या था, सब कुछ एकदम डिटेल से उसमें वर्णन किया गया है। किसने किया था, किस पुस्तक में, किसमें, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, भूलो मत उसको, बाबरनामा को बाबर ने लिखा है। ऐतिहासिक साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। बेटा आपको पता चला ना मुगल कैसे आया था भारत में, पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करने के बाद हमारे सल्तनत में, अब दिल्ली सल्तनत में अब मुगलों का अस्तित्व आ चुका है। ऐतिहासिक साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। बखर एक पुस्तक है, वो भी पता चलेगा क्या है कैसा है। हमें बखर में वीरों की सौरगानों का बखान, बखर में जो वीर होते उनके सौरगान, उन्होंने क्या जीवन में पराक्रम किए, किसको क्या हराए, जिसे मतलब शकों को पराजित करने वाले शक विजेता महाराज विक्रमादित्य पधार रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे वो लोग जब बोलते थे ना तो प्रशस्ति, अरे बाप रे ऐसा बोलते थे ना वो लोग कि सुनने वाले भी एकदम डेंजर, अरे बाप रे कोई आ रहा है। फिर अभी समझो तुम ही हो, अभी तुम लोग सब कहीं एक जमे हो, अब समझ लो 200-250 लोग हो, और तुमने बोल दिया कि यूपीएससी टॉपर हमारे आरती ग्रुप ट्यूशन के एकदम महान टीचर और 2-4 जगह पर पढ़ाने वाले महान टीचर, हंसो मत, हमारे प्रिय विशाल तिवारी सर आ रहे हैं। और जो नहीं मेरे अरे बाप रे कोई बड़ा आदमी आ रहा है लग रहा है भाई, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाएंगे। एक ना रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर आपने ही समझो अनुज ने ही बोल दिया, मैंने बोल दिया अनुज आ रहे हैं, अनुज सर आ रहे हैं, वो मेरे सर हैं, तो जो सर मैंने एक रिस्पेक्ट क्रिएट किया ना, वो सबके सामने ना एक वो लेवल, ये फिर नहीं देखेगा कौन कैसा है। समझ में आ रहा है? बंद कर दो उसको। ऐतिहासिक गतिविधियां युद्धों और महापुरुषों के चरित्र के विषय में किया गया लेखन पढ़ने को मिलता है। बोलते उस समय ऐतिहासिक गतिविधियां और युद्ध, महापुरुषों के चरित्र के विषय में किया गया लेखन पढ़ने को मिलता है। देखो एक बात याद रखना, हमेशा तारीफ सही नहीं होती है बेटा। अगर आपको जानना है कोई आपको पसंद करता है कि नहीं, आपका सम्मान है कि नहीं, अगर आपके अनुपस्थिति में आपका कोई तारीफ कर रहा है तो समझ जाओ आप महान। मुंह पे तो दुनिया तारीफ करेगी, बराबर है ना, आप नहीं हो फिर भी आपका नाम यहां गूंज रहा है, इसका मतलब आपकी तारीफ हो रही है। मराठी भाषा में विभिन्न प्रकार की बखरें उपलब्ध है। बोलते मराठी भाषा में बखर बहुत ज्यादा उपलब्ध पाई जाती है। उनमें सभासद की बखर को महत्वपूर्ण बखर माना जाता है। छत्रपति राजाराम महाराज के कार्यकाल में कृष्णाजी अनंत सभासद ने यह बखर लिखी है। ये बखर नॉर्मली मराठा सम्राट के बारे में बहुत ज्यादा उनका वर्णन करता है, उन्होंने जीता कैसे, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पिताजी, उनके बेटे, ये वो संभाजी महाराज, ऐसे वो पूरा अच्छे से वर्णन है। वो सिर्फ तारीफों के क्या है, तारीफों को पुल बांट देते हैं और इसी को क्या कहते हैं, बखर। इस बखर द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन काल की जानकारी प्राप्त होती है। ये बखरों में जब उनकी प्रशस्ति की जाती है और बोलते भी रहेंगे ना, इनको जीता। भारत में नेवी को स्थापित करने वाले महाराजाओं के महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज आ रहे, तो वो बोला जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज। बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, ये दो ऐसे महान योद्धा थे। बाहर गांव के एक बहुत महान व्यक्ति थे, पता नहीं नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, वो बोले थे अगर ये दो व्यक्ति मुझे मिल जाए मैं पूरी दुनिया जीत जाऊं। एक बात याद रखना, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज में एक फर्क है। सब बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़े योद्धा थे, योद्धा नहीं थे।
छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा कोई महाराज पैदा नहीं हो सकता और पृथ्वी आपके महाराणा प्रताप जैसा कोई योद्धा पैदा नहीं हो सकता। अगर भारत में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कोई है तो वो कौन है? महाराणा प्रताप। और सबको लेके चलने के लिए कैसे चला जाए, सबको संभाला कैसे जाए, स्थापित कैसे जाए, वो सबसे बड़ा राजा, दुनिया का सबसे बड़ा राजा, वैसा राजा कोई पैदा हुआ नहीं है। वो कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। सब बोलते छत्रपति शिवाजी महाराज योद्धा है, योद्धा नहीं थे, योद्धा है, पर अगर योद्धा में कंपैरिजन होगा तो पृथ्वी आपके महाराणा प्रताप ऊपर है और छत्रपति शिवाजी महाराज है, ऐसा नहीं है, पर योद्धा में महान है कौन? महाराणा प्रताप। और राजा की बात की जाए तो फिर राजा में ऊपर है। ये समझ में आ रहा है? इस पूरे विश्व में राजा तो एक ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज, योद्धा तो एक ही है, कौन? महाराज। अरे भाई 40-40 किलो की तलवार रखते थे, दो 110 किलो की मार दिए थे, आधे आध घोड़े सहित फाड़ दिए थे। तो सोचो ऐसा योद्धा पैदा होगा? अकबर डर गया था। आगे देखते हैं। भाऊ साहेब की बखर, भाऊ साहेब की बखर में पानीपत के युद्ध का वर्णन मिलता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में 1757 में, 1761 में, तो पानीपत का तृतीय युद्ध में हुआ था जब, तो वहां पर तब यहां पर मराठों के साथ युद्ध हुआ था इनका। तो उसके बारे में एकदम विश्लेषणात्मक इसमें क्या है, क्या लिखा था? भाऊ साहब की बखर में पूरा वर्णन किया गया है। विषय पर आधारित पानीपत की बखर, पानीपत की बखर, ये मराठी में लिखा है नामक स्वतंत्र बखर भी लिखी गई थी। होलकरांची कैफियत, होलकर का विवरण, बखर द्वारा हमें होलकरों का घराना और उनके द्वारा दिए गए योगदान का बोध होता है। होलकर हो गया, ये सब आपने 8वीं में पढ़ा है इतिहास में। कभी मन हुआ ना, कभी ऐसा टाइम पास करने का मन होता है ना बेटा, एक बार 8वीं 7वीं का बुक उठाओ इतिहास का, आपको समझ जाएगा ये लोग कौन है। देखो अभी आगे क्या होता है। बखरों के चरित्रात्मक, वंशानुचरित्रात्मक, प्रसंग, वर्णात्मक, पंथीय, आत्मचरित्र पर, कैफियत, पौराणिक और राजनीतिक पर जैसे प्रकार पाए जाते। देखो बखर भी कैसे बनाया जाता है, देखो उसमें बखरों की चरित्रात्मक, उनके चरित्र के बारे में, उनके वंश के बारे में, वो प्रसंग वर्णात्मक, एक एक प्रसंग, एक एक कहानी के बारे में। उसके बाद पंथ, कौन से धर्म के थे, कौन से पंथ के थे। आत्मचरित्र पर, उनका आत्मचरित्र कैसा था, उसके ऊपर। कैफियत, कहां कहां फैले हुए थे, उनका इलाका क्या क्या था। पौराणिक और राजनीतिक पर, कैसे पौराणिक बताओ, उनकी राजनीति कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसे थे, वो सब के ऊपर निर्भर करता था। लेक्चर कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 9:30 बजे ना। तो सर को बोलो ना, समझ में नहीं आ रहा उनको। आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड। 9:30 बजे स्टार्ट हुआ है ना सर? 9:30 बजे स्टार्ट हुआ था। 10 मिनट रुक जाओ, सिर्फ हो गया। 9:30 का स्टार्ट हुआ था। रुक जाओ, आप भी तो मेरे को 9:30 बजे दिए थे। जब मैं पहले आऊंगा तो आप लेट आओगे। देखो आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड। आधुनिक आ गया बाबा, आधुनिक म्हणजे अंग्रेज आले, आले रे आले अंग्रेज आले। अंग्रेज आए थे सबसे पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के। नाम क्या था? ईस्ट इंडिया। बड़े पगला बनाए, हम बोलते हम व्यापार करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हम व्यापार करेंगे भारत में। और व्यापार करते करते ससुरा यहीं पे ही आ गए, राज करके चले गए। बताओ, व्यापार करते करते शासन भी कर लिया, राज भी कर लिया, गुलाम भी बना दिया आपको। ऐसा व्यापार देखो कैसा व्यापार है ये। सूरत में सबसे पहली बार आए थे तो सूरत के महाराज ने प्रभावित होकर के बोल दिया ठीक है रहो, वहीं पर एक कोठी बना लिए फिर वो लोग। फिर धीरे 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 पूरे सल्तनत पूरा प्रभावित। ये लोग क्या इंडिया में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे। सुनो क्या करते थे ये लोग मालूम है? ये लोग ना भाई भाई राजा राजा भैया में आग लगा देंगे। बोलते मैं तेरे भाई को हरा देता हूं, तेरे को सल्तनत दे दूंगा। ऐसी बंगाल के शासक में हुआ था सिराजुद्दौला के साथ में। उसके नीचे वाला था, उसको पकड़ा मंत्री को, बोलता एक काम कर, इससे लड़ता हूं मैं और मेरा जितने मदद कर दे तेरे को बना दूंगा राजा। हरा दिया। पगला ये नहीं मालूम मैं अपने घर से ही गद्दारी कर रहा हूं, बाहर वाला आदमी आके लड़ रहा है। राजा तो बनाया, अब बताओ जिस मैं राजा तुमको बनाऊंगा तुम्हारी चलेगी?
बंगाल में घुसा, बंगाल में जब भारत, अब उसकी अब पूरी पकड़ आ गई थी भारत के अंदर, पूरी पकड़ आ गई, 1857 पूरी पकड़ आ गई। अब धीरे 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 अब शासन करना शुरू। इतने 1700 इतने पगला थे हम लोग, बताओ, इतने पागल थे। भाई भाई में भिड़ा रहा है, अगला व्यक्ति बाहर का व्यक्ति आ रहा है और लड़ रहा है, और भाई उसका साथ भी दे रहा है, उसका मंत्री उसके साथ भी, ये नहीं देख रहा वो बाहर का व्यक्ति क्या करेगा मेरे साथ। देखो 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व अध्ययन को प्रारंभ हुआ। अब पुरातत्व स्टार्ट हुआ, बोलते अब भारत में ना इतिहास के ऊपर पढ़ा जाएगा। देखो बेटा, एक आएगा कंसेप्ट, मैं तुम्हें बताऊंगा, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। उपनिवेशवाद, हमारे पे अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद किया, उनको ना हमसे, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे भारत में बहुत है, सोना चांदी बहुत सारे, पेट्रोलियम, ये सब, वो सब ना कपड़ा बिपड़ा, मालूम है पागल थे हम, कुछ मालूम है नहीं, अनपढ़ तो थे ही हिंदुस्तान वाले, अनपढ़ नहीं होते तो लड़ने नहीं देते थे ना, है ना, नहीं तो साथ दे के अब तक अंग्रेज होते नहीं तो हमने साथ दिया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। हाँ, समझ में आ रहा है, तो आ गए, घुस गए और हमारे पे शासन कर लिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम, याद कर लेना इसको, भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सबसे पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर ये हमारे पुरातत्व के पहले सर्वेक्षण विभाग में पहले महानिदेशक थे। कोई तो पूछा था ना सर इतिहास वाले में ये अंग्रेजी वाले कहां से आ गए? अच्छा, इंग्लिश मीडियम के पूछे थे। उनके निरीक्षण में अनेक प्राचीन स्थानों का उत्खनन मतलब खुदाई की गई। उत्खनन मतलब खुदाई। इसके लिए उन्होंने प्रमुखतः बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया। बौद्ध धर्म में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, मैंने बताया था बौद्ध धर्म का भी 2 भाग हुआ था, महायान हीनयान। इस तरीके से बहुत सारे पुस्तक भी लिखी गई थी, उसी में बुद्ध चरितम है, मालूम बताया था मैंने। तो वो सब ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, जहां जहां विशेष दिखाया गया था वहीं वहीं खुदाई की गई। आगे चलकर जॉन मार्शल के कार्यकाल में हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई थी। बेटा मैंने बताया था हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने खुदाई की थी। उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, और उनके निर्देशक में आपके दयाराम साहनी साहब ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। नेतृत्व उन्होंने किया था, काम किसने किया था? साहनी ने। यह सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति का इतिहास ईसा पूर्व 3रे सहस्त्र तक अथवा उसके पूर्व तक पहुंच सकता है। जब उन्होंने खुदाई की हड़प्पा सभ्यता की खोज, ज्यादा पुराना नहीं, 1921 की बात हो रही है, तब पता चला भाई भारत का इतिहास बहुत पुराना है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक का लग रहा है, उससे भी पहले का है। बाद में यह पता चला कि ईसा पूर्व 2500 साल पुराना हमारा इतिहास है। हड़प्पा सभ्यता की जब पूरी अच्छी तरीके से खोज हुई, उस पर अध्ययन किया गया, फिर मोहनजोदाड़ो, दुनिया भर का सामान मिलना शुरू हुआ। और जब मालूम है ना मिलना शुरू हुआ तो उसके ऊपर अध्ययन किया गया, दिन पता चला कि नहीं बाबा बहुत पुराना इतिहास भारत का है। इनको क्या मालूम? भारत में आए हुए अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय इतिहास के संबंध में लेखन किया। बोलते अंग्रेज अधिकारी आते थे, भारत को देखते थे और अलग अलग प्रकार के उसके बारे में, भारत के बारे में लिखते थे। उनके द्वारा दिए गए लेखन पर अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीतियों का प्रभाव दिखाई देता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, ये 2 टॉपिक है, इसको आप पढ़ के आओ। देखता हूं कौन एक्यूरेट एग्जाम्पल देता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या फर्क है? उपनिवेशवाद तो मैंने तुम्हें खुद ही बता दिया। उपनिवेश स्थापित किया, अंग्रेजों ने हमारे पे शासन किया और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर मात्रा में फायदा उठाया। किसने? अंग्रेजों ने। आगे देखते हैं साम्राज्यवाद। जेम्स मिल द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ग्रंथ के 3 खंड 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुए। जेम्स मिल ने भारत के ऊपर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा और उसको कितने भागों में बांटा? 3 खंड। कब आया था? 1817 ईस्वी में। प्रकाशित कब हुआ? प्रकाशित कब हुआ बेटा? 1817। अंग्रेज इतिहासकार द्वारा भारतीय इतिहास पर लिखा गया यह प्रथम ग्रंथ है।
द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जेम्स मिल ने, ये पहला व्यक्ति था, पहला अंग्रेज था जिसने भारत के ऊपर कोई बुक लिखा है। इसमें किसी को डाउट है? उसके लेखन में वास्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव है और भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं के प्रति पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण दिखाई देता है। इसको तुम पकड़ के मारो, इसने भारत के बारे में कुछ भी सही नहीं लिखा है, सब अपने हिसाब से लिखा है। देखो यहां पर पहले बोला है उसके लेखन में वास्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव है। उसने जो लिखा सही नहीं लिखा और भारतीय संस्कृति विविध पहलुओं के प्रति पूर्वग्रह दोषित दृष्टिकोण दिखाई देता है। उसने जितना हो सके उतना बेइज्जती ही किया है, वास्तविकता कुछ लिखा नहीं है। ऐसा इतिहास, हाँ, कुछ भी गलत मलत पूर्व जो पहले ही चलता था बाद में चलता था, खुद का दिमाग लगाई कुछ भी लिख दिया। बेटा ये सती प्रथा जो देखते हो आप, सती प्रथा कोई बहुत पुराना नहीं है, ये अभी हाल ही में पागल लोगों ने स्टार्ट किया है कि पति मरा तो पत्नी को भी सुला दो उसी के साथ। ये सब प्रथा पहले नहीं थी। अगर ऐसा होता बेटा तो राम की जो माँ थी उनको भी जला दिए होते। आपको पता है राम जी की माँ, राम जी के पिता पहले ही मर गए थे। अगर बेटा सती प्रथा उस समय से चालू होती, हिंदू धर्म में होता, तो उनकी माँ क्यों जिंदा थी? मार देना चाहिए ना। कुछ लोग बोलते हैं ना हिंदू धर्म स्टार्ट किया, हिंदू धर्म नहीं स्टार्ट किया, पागलों ने कुछ स्टार्ट किया बीच में। दहेज प्रथा भी बोलते हिंदू, कुछ नहीं है बेटा बीच में। कैसे? दहेज प्रथा था पर दहेज मांगा नहीं जाता था, सामने वाले दे देते थे। दहेज प्रथा सही भी है। कैसे? बेटा मैं आपकी पुत्री को लेके आ रहा हूं, मैं आपके घर में किसी को लेके आ रहा हूं, अपने घर में मेंबरशिप भी बढ़ा रहा हूं, तुम कुछ दो भी मत, तुम उसका इज्जत क्यों करूंगा? तो पिता क्या करता था, मेरी बेटी को सम्मान मिले इसीलिए अपनी बेटी के साथ कुछ चीजों को वो उसे दे देता था, कुछ पैसे को दे देता था, जिससे मेरी बेटी भी क्या करे, बोल सके नहीं मैं अकेले खाली हाथ नहीं आई हूं, मैं ये सामान लेके आई हूं। और फिर पागलों ने इसको दहेज बना दिया। अरे नहीं अब तो चाहिए गाड़ी मकान खानदान चाहिए, पहले ऐसा नहीं होता था। फायदा होता था, उचित है, फायदा होता था, पर आपको लेकर कोई आएगा ऐसा उनके पिता का मानना था लड़की के। आप बेटा किसी दूसरे के घर पे 2 दिन रुक के दिखाओ, देखो क्या होता है। और उसके घर पे तुम जिंदगी भर के लिए जा रहे हो, वो कैसे सम्मान करेगा? कभी ना कभी तो झगड़ा होगा, मीठे में कीड़े पड़ते हैं। इस चीजों को सोच करके लड़के का पिता नहीं सोचेगा, लड़की का पिता सोचा मेरी पुत्री को सम्मान मिले उसके मायके ससुराल में, इसलिए वह अपने बेटी को साथ में कुछ चीजें अपने दामाद को दे देता था कि बोलने का नौबत ना है। और अब के लोग मांग के लेते सारे आम, अरे नहीं बाबा हमको 4 व्हीलर चाहिए, तो ये गलत है। देखो बेटा गलत कंसेप्ट है। मैंने बोला इतिहास में कुछ भी गलती हुआ, पहले मांगते नहीं थे अब मांगते हैं, ये गलत है। पहले एक लड़की स्वतः जल गई, उसको सती प्रथा बना दी है। बताओ, उसकी इच्छा नहीं थी वो जल गई, अब उसको तुम नियम बना दी, अब जिसको नहीं जल रहा उसको भी जला दो। ये क्या है भाई? बराबर है ना? क्या बोलेंगे? सारी प्रथा लड़की लोग के लिए क्यों रहती? तो वही तो पहले के लोग पागला थे। और एक बात, विधवा पहले विधवा हो जाते थे, शादी नहीं करते थे, ये भी गलत, हिंदू धर्म में नहीं है। कैसे? रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, जब रावण मरा तो बाद में शादी हो गई थी विभीषण से उसकी। अब बोलो काहे हो गई भाई? वो तो विधवा हो गई थी ना, काहे शादी कर ली? नहीं होने देना चाहिए था ना। वो भी पंडित ही थी ना, पंडित के घर की थी, रावण महापंडित था वो। अब कहां से इतिहास आ गया उधर? और बीच में बोलते नहीं बाबा, हाँ, और हमको शादी नहीं करने, इनको शादी नहीं करने देंगे हम। समझ में आ रहा है? ये सब बीच में स्टार्ट हुआ, वो पागल लोग बीच में आ गए और उस प्रकार से शादी वो सब करने शुरू हुए। पर ये सब अब बैन हो चुका है ये। और सर ये नया टॉपिक, अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में